जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 56। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। इसमें चैप्टर 11 भी शामिल है। चैप्टर 11 के कंसेप्ट भी हमारे रिवाइज होंगे और इसके साथ साथ चैप्टर 10 के कंसेप्ट भी रिवाइज होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में चैप्टर 11 हमारा कंसेप्टली कल कंक्लूड हो गया था। आज इसके असाइनमेंट और क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो चैप्टर 11 में से कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को अप्रूव करना, किसी चीज को अप्रूव करना। यानी ये कंसेप्ट एजेंसी चैप्टर 10 में भी है, चैप्टर 11 में भी है। चैप्टर 10 में कैसे, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया लेकिन बाद में प्रिंसिपल ने अप्रूव कर दिया उसको, इसे कहते हैं रेटिफाई करना। इस सूरत में फिर एजेंट लायबल नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको अप्रूव कर दिया। ठीक है, इसको अप्रूव कर ले या इसे माफ कर ले, माफ करना है कि प्रिंसिपल ने माफ कर दिया, चल भाई तूने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, चल कोई बात नहीं, मुझे नुकसान हो गया, मैं बर्दाश्त करता हूँ, खैर। रेटिफाई कर दिया, इसका मतलब क्या, अब एजेंट लायबल नहीं है। इसी तरह अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो आपको याद होगा वो पर्सनली लायबल होता है। yes, लेकिन अगर बाकी के पार्टनर्स उसको रेटिफाई कर दे उसके एक्ट को तो फिर वो लायबल नहीं होगा। तो रेटिफाई मतलब समझ आ गया। अब सब्सिक्वेंटली किसी एक्ट को अप्रूव करना या कंसेप्ट समझने के लिए ये समझ ले माफ करना, माफ, हालांकि माफ करना ट्रू मीनिंग नहीं है लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए जहन में रख लें। हाँ जी, और की क्वेश्चन जी। साइलेंस और स्लीपिंग पार्टनर में डिफरेंस बता दें। साइलेंट पार्टनर वो है जो बिजनेस में मौजूद है, आने जाने वाले देखते हैं, लेकिन वो कुछ बिजनेस के मामलात में बोलता नहीं है। बिजनेस के मामलात में बोलता नहीं है लेकिन बिजनेस में गूंगा है, गूंगा है वो, यूं कह लें, लिख ले, अब लिख ले। साइलेंट के साथ गूंगा पार्टनर जो बिजनेस के मामलात में नहीं बोलता। और स्लीपिंग पार्टनर जो घर सोया हुआ है, घर सोया, वो फर्म के मामलात में नहीं बोलता, डे टू डे मामलात में, डे टू डे। बड़े बड़े मामलात में तो हर एक से मशवरा ले लिया जाता है ना, बिजनेस को बेचना है, नेचर चेंज करनी है, ठीक है, किसी पार्टनर को निकालना है, ये बड़े बड़े मामलात में सारे पार्टनर की रजामंदी होती है। मैं रूटीन के डे टू डे ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं। इनमें जो अगर स्लीपिंग पार्टनर होगा वो मामलात में भी हिस्सा नहीं ले, यानी वो गूंगा भी होगा, जाहिर है कि सोने वाला बोलता थोड़ी है, वो गूंगा भी होगा, यानी बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स में काम नहीं कर रहा होगा, और घर में पड़ा सो रहा है तो लोगों को भी पता नहीं होगा। तो स्लीपिंग पार्टनर कौन सा है, जो ना लोगों को पता है और ना बिजनेस में हिस्सा लेता है, सोया हुआ है स्लीपिंग पार्टनर। लेकिन जोर सोए हुए पे नहीं है, जोर है कि अननोन है थर्ड पार्टीज के लिए और पार्टिसिपेशन भी उसकी नहीं है, स्लीपिंग। लेकिन जो साइलेंट पार्टनर है वो नोन तो है, थर्ड दुकान पे बैठा है, आते जाने वाला देखना होगा, लेकिन वो बिजनेस के मामलात में बोलता नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन नोन टू थर्ड पार्टी है। और जो स्लीपिंग है अननोन भी है और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। कुछ समझ आई? और की क्वेश्चन। नॉमिनल पार्टनर, अच्छा नॉमिनल पार्टनर एक तो आई कैप ने कहा है तो हम इसको पार्टनर कह देते हैं, हमारा दिल नहीं करता इसको पार्टनर कहने को। इसी तरह सब पार्टनर भी है, आई कैप ने कहा टाइप ऑफ पार्टनर है तो हम मान लेते हैं, वरना हमारा दिल नहीं करता इनको पार्टनर कहने को। नॉमिनल पार्टनर को पार्टनर कहने को क्यों नहीं दिल करता? क्योंकि डेफिनेशन कहती है प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, प्रॉफिट शेयर ही नहीं करता ये। सब पार्टनर को पार्टनर कहने को क्यों नहीं दिल करता? क्योंकि उसका पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं है, एक पार्टनर के साथ एग्रीमेंट है। हाँ जी, वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, फर्म में पार्टनर नहीं है, वो सेल का एग्रीमेंट हुआ उसके साथ शेयर, उसका फर्म में पार्टनर बनाने का एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है भाई जी, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था? जी जी, पार्टनर इन प्रॉफिट होता, हाँ, जहां पे ला ने मना नहीं किया ना वहां पे हर किस्म का पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है।
ऑब्जेक्शन बनना चाहिए, हमने उठाया भी, हमने कहा प्रॉफिट जरूरी है, उसने कहा बस ठीक है सुन लिया आपकी बात, जाएगा। हाँ जी, वो नहीं, पार्टनर्स जो है नॉमिनल पार्टनर्स वो बिजनेस में आते ही नहीं है, वो बिजनेस के लिए कोई काम ही नहीं करते, उनको ना प्रॉफिट मिलता है ना सैलरी मिलती है। नहीं, पहली सर्विस नहीं दी, सिर्फ उनका नाम अच्छा था मार्केट में, गुड रेपुटेशन के तौर पे हमने कहा अच्छा शुगुन होगा, इसको हम अपना पार्टनर बना लेते हैं, लोगों को बता देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, कुछ मिलना चाहिए उसको, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, बस ठीक है। लेकिन अगर उसको देना भी जाए, कुछ लोग लेते भी हैं, तो वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो तो रॉयल्टी कह लें एक तरह से, उसका नाम इस्तेमाल करने की रॉयल्टी होगी एक तरह से। लैंड्स हिज नेम, तो लैंड से आपने क्या अंदाजा लगाया, इससे क्या मायने निकलते हैं? हाँ, नाम इस्तेमाल करता है तो उसकी रेमुनरेशन, मैं भी यही कह रहा हूँ, उसको मैं रॉयल्टी का नाम दे रहा हूँ, एक तरह से रॉयल्टी होगी। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों होगी? इसलिए कि लोगों ने इसके नाम पे रिलाय करते हुए जो उसमें बिजनेस को लोन दिया होगा। ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटी में बड़े बड़े एक्टर आ जाते हैं आके, हैं हमारे साथ ही घर बनाइए, हैं आप भी हमारे जैसे हो जाइए, ऐसे ही होता है ना, इंसान अपनी सोबत से बचाना चाहता। तो ये क्यों आके कहते हैं, ये अब ये इस तरह, ये है एक तरह से इनकी गुडविल होती है, इनकी कंट्री में एक रेपुटेशन है जैसी भी है, तो उस रेपुटेशन का इस्तेमाल करते हैं, उस सोसाइटी वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। अब कल कला को अगर वो सोसाइटी में हम गए, नलके में से पानी ना आया, तो हम तो पकड़ लेंगे शान को, हम कहेंगे भाई तूने आगे कहा था सोसाइटी बहुत अच्छी है, ये नलका खोला पानी नहीं आया, ठीक करके दे, अब जिम्मेदार है तुम्हारे, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन पे रिलाय करते हुए लोग डिसीजन करते हैं, इसलिए लॉ ने कहा कि वो पार्टनर है। अगर बिल्कुल थर्ड पार्टी भी होती ना और आके कहे थी हम पार्टनर है, फिर भी पार्टनर बाय स्टॉपल का रूल लग जाता। ये तो बहरहाल फिर भी पार्टनर है जिन्होंने अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, ठीक है। इसको अगर आप पार्टनर जो है नॉमिनल पार्टनर समझ नहीं आ रहा, तो इसको आप पार्टनर बाय स्टॉपल के साथ लिंक करके देख सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट वही अप्लाई होता है। बैकएंड में कंसेप्ट वही कि वो थर्ड पार्टी को ये बताया, हालांकि वो असल में बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, लेकिन थर्ड पार्टी को बताया जाता है कि ये पार्टनर है, और इस रिप्रेजेंटेशन पे रिलाय करते हुए थर्ड पार्टी एक्शन लेते हैं, तो वो जिम्मेदार होंगे, वरना उन्होंने रिप्रेजेंटेशन क्यों दी जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सब पहले चैप्टर 11 जी क्या कह रहा है पार्ट ए में, आफ्ताब, बादल एंड चांद started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Traders. They decided to share profits equally, and the business will be managed by Aftab only, and existence of Badal and Chand as partner will be kept secret from outsiders. Which type of partner is Aftab? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर। और बादल और चांद स्लीपिंग पार्टनर है। अच्छा बताइए, अगर बादल ने, अगला सवाल मैं पूछ रहा हूं, बादल ने रिजाइन करना है, क्या करे? बादल ने अगर रिजाइन करना है, पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ पार्टनर्स को नोटिस देना है। पार्टनर में से किस पार्टनर को नोटिस देना है? सब पार्टनर्स को। एक पार्टनर ने रिटायर होना है तो सारे पार्टनर्स को नोटिस देना है, अलग-अलग दे, सारे पार्टनर्स को पता होना चाहिए, या किसी मीटिंग में बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा पार्टनर्स ने, उसमें ग्रुप में डाल दें, ठीक है। और अगर चांद ने रिजाइन करना है तो क्या करे? सेम, सारे पार्टनर्स को ही करे, पब्लिक नोटिस नहीं देगा, लेकिन पार्टनर सबको बताएगा। और अगर आफ्ताब ने रिजाइन करना है तो सारे पार्टनर्स को भी बताएगा, पब्लिक नोटिस भी देगा। इंस्टाग्राम के लाजमी नहीं है, एक जगह पे पब्लिक नोटिस देना है, दे दिया अखबार में नोटिस दे दिया, फिर काम
उसका अकाउंट ही ना स्टार्ट कर, मैं फिर वो कहेगा मरते दम तक मैं पार्टनर रहूंगा क्या? नेक्स्ट बी, आजम एंड बाबर स्टार्टेड ए लॉ फर्म. They also requested a retired senior lawyer Arif to join in. Arif stated that they can use his name as a partner, but he would not be able to give his time to the firm, and that he would not share in profit as well. State which type of partner is Arif? Nominal partner है. नहीं, गुड रेपुटेशन की वजह से किसी को पार्टनर बनाया जाता है, बैड रेपुटेशन की वजह से बनाया जाएगा? नहीं, बैड रेपुटेशन. हाँ, पार्टनरशिप के वक्त ही डिसाइड ये इस किस्म का पार्टनर होगा, ये इस किस्म का पार्टनर होगा. सी, Adil and Kashif are partners in a firm. The terms of agreement are that they will share profits in the ratio of 3:2. But in case of loss, all loss shall be borne by Adil only. State which type of partner is Kashif? Partner in profits only. Shabash. D, Adil and Kashif are partners in the firm. The terms of agreement are that they will share profit in the ratio of 3:2. ये unknown to Kashif इसको काट दे. Unknown to Kashif वाली बात, ये सिर्फ 2-3 लफ्ज जो है ये काट दीजिए. काशिफ को भी काट देना, यही बोला है मैंने. Adil further agrees with his friend Adnan to share half of his individual share from partnership with Kashif. State which type of partner is Adnan? असल में तो ये कोई पार्टनर है ही नहीं, लेकिन चूंकि उसने टाइप ऑफ पार्टनर में इसको भी फिट किया हुआ है तो हम बता देंगे ये कौन सा टाइप ऑफ पार्टनर है. सब पार्टनर. ई, आफ्ताब, बादल एंड चांद started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Traders. They decided to share profits equally and the business will be managed by Aftab only. And Badil and Chand will not take any active part in the management, although their existence shall be known to outsiders. State which type of partner Badil? साइलेंट या स्लीपिंग? तो अब साइलेंट पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर फर्क समझ आया? अब बार बार पूछेंगे तो नहीं, तो बताइए, ये पूछेंगे फिर से, इनको जरा समझाएं. बताइए साइलेंट पार्टनर कौन होता है? साइलेंट पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है कि जिसकी एग्जिस्टेंस बाहर वालों को पता होती है, जिसकी एग्जिस्टेंस बाहर वालों को पता होती है, लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता. और स्लीपिंग कौन है? जिसकी एग्जिस्टेंस का भी लोगों को पता नहीं होता और वो पार्टिसिपेशन भी नहीं करता मैनेजमेंट में. शाबाश शाबाश. एफ, Paras represents to Rizwan that he is a partner in the firm of Arslan, Numan and Ali, while actually he is not a partner. On the faith of this representation, Rizwan gives credit to firm. The firm becomes insolvent subsequently. State which type of partner is Paras? पारस ने रिजवान से कहा कि पारस पार्टनर है, ये नहीं है. तो एक विच टाइप ऑफ पार्टनर इज पारस? पार्टनर बाय स्टॉपल. पार्टनर बाय स्टॉपल. कैन रिजवान रिकवर द मनी फ्रॉम पारस? अगर रिजवान ने उसने फर्म को क्रेडिट दिया, क्रेडिट का मतलब क्या है? गेव क्रेडिट मतलब उधार दिया, उधार दिया, तो रिकवर करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है. क्लियर होगी ये बात? अच्छा, इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है. पहले मैं ट्विस्ट बता लूं. ट्विस्ट ये है, सवाल ये है कि क्या फर्म को अगर इसको वो अपोजिट कर देता, यानी वो ये कहता कि इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे उसने लोन दिया है पारस को, क्या फर्म से क्लेम कर सकता है? आपने घर जाके सोचना है इसके ऊपर. अभी क्या हुआ है, रिप्रेजेंटेशन दी है, ये पार्टनर बाय स्टॉपल दो धारी तलवार बताया हुआ ना आपको. उसने एक धार पूछी है, क्या पूछी है धार उसने? कि लोन फर्म को दिया है, क्या पारस से रिकवरी हो सकती है? आपने घर जाके अब क्या सोचना है कि अगर लोन पारस को दिया होता
क्या फर्म से रिकवरी हो सकती थी? हो, ये सोचना है घर जाके। सिर्फ आपको हिंट दे दूं, इट डिपेंड्स। इफ आता है, इफ आता है। अब ये इफ क्या है, ये आपने घर जाके सोचना, इसको फिर डिस्कस करेंगे। भाई अब पूछे, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते थे? हाँ, यहाँ पे यही तो कंसेप्ट है, यही तो आपसे कह रहा हूँ जाके सोचे कि यहाँ पे फर्म ने उसको जब रिप्रेजेंट ही नहीं किया, यहाँ पे तो क्या दुनिया पाकिस्तान में कोई भी अगर कहे कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं और लोन ले जाए, फर्म लायबल होगी? फर्म के फरिश्तों को भी नहीं पता कि किसने किसको क्या कहा। यही कंसेप्ट है ना, यही मैं चाह रहा हूं, इसके ऊपर आप सोचें। इसका जवाब मैं आज नहीं कल दूंगा, ठीक है जी? नहीं, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल सिर्फ लायबिलिटी के लिए होता है, डिसाइड कि वो फर्म के डेट्स के लिए लायबल है कि नहीं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज। पहला, X and Y formed a partnership firm to undertake construction of a shopping plaza. Such type of partnership is called particular partnership. और जब प्लाजा कंप्लीट हो जाए और फिर भी करते रहे काम, पार्टनरशिप एट विल। अभी बहरहाल बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कंक्लूसिव नहीं है, प्राइमा फेशिया एविडेंस है। प्राइमा फेशिया एविडेंस कंक्लूसिव एविडेंस होता है म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, प्राइमा फेशिया एविडेंस है, प्राइमा फेशिया एविडेंस। थर्ड, पार्टनरशिप इज क्या है? पार्ट ए, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of jointly owned property managed by all or any of them acting for all. The relationship created by agreement between a banking company and person providing for sharing profit loss. नहीं, बैंकिंग कंपनी में तो प्रॉफिट नहीं होता, वो सॉरी पार्टनर नहीं बनते, चाहे प्रॉफिट क्यों ना शेयर कर रहे हो। लैंडर वाली एग्जांपल थी ना, ये भी पार्टनरशिप नहीं है। जॉइंट, ये को ओनरशिप की बात कर रहा है ऊपर, वो भी पार्टनर। फिर सी, बोथ ऑफ द अबव नहीं, द रिलेशन बिटवीन पर्सन राइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ये है सही डेफिनेशन पार्टनरशिप की। पहली वाली में उसने प्रॉफिट्स ऑफ जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉफिट है बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बेहतर तो है ऑप्शन, क्यों, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी को सिर्फ मैनेज किया जाएगा, ठीक है? हाँ जी, नहीं, लेकिन उसने रेंट की बजाय प्रॉफिट का वर्ड यूज किया है, तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन बन सकती थी, लेकिन हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी डेफिनेशन है? डी। For relation of partnership arises by legal status, business dealing, contract या legal implication? Contract between persons. C option correct. Clear? 5. Partnership firm has separate legal entity from partners if the firm is registered. No separate legal entity. हाँ बिल्कुल, आपको बताया था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, कंपनी के केस में होती। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है, इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर सेपरेट लीगल एंटिटी हो तो लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, और अगर सेपरेट लीगल लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी बिजनेस को जितने भी लोन पैसे हैं, ओनर जाती तौर पे उसका जिम्मेदार होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट, the persons who have entered
into partnership with one another are collectively called firm. The relation of partnership arises from contract by birth, by inheritance, by status. तो नहीं ना होता. 8. Which of the following statement is correct? Partnership contract must be expressed in writing only. नहीं, contract तो कोई भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, इवन एम्प्लॉयड भी हो सकता है. वो याद है ना एग्जांपल मैं बताई थी कि साला एग्री हुआ 50-50%, साल तक 60-40 डिस्ट्रीब्यूट करते रहे. झगड़ा आया तो उसने कहा भाई पिछले सारे सालों का मुझे प्रॉफिट दो जो कम देते रहे हो. हाँ, कोर्ट ने कहा भाईजान जब पहले साल आपको प्रॉफिट कम मिला था आपने उस वक्त बोलना था. अभी आपकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है. जिस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था ना, जब चीज का डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद भी आप इसको यूज करते रहे तो आपकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है. उसी तरह यहां में भी सेम रूल लगेगा. जिस वक्त पहला साल आया था जब शेयर डिफरेंट हुआ था तब चाहिए था एक्शन लेना. 8. Which of the following statement is correct? अच्छा, ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इधर इन राइटिंग और ओरली. अच्छा, किसी हद तक ठीक है लेकिन बेस्ट डेफिनेशन नहीं है ये. पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग ओनली आर इम्प्लॉयड. नहीं, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड इधर इन राइटिंग और ओरली आर. डी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट. 9. In order to form a partnership, the parties contract to share only losses, only profits, both profit and losses, profits and losses, but some partner may share in profits only. ठीक है. अच्छा, अगर पार्टनरशिप में सिर्फ 3 पार्टनर्स है, सिर्फ ये शेयर किया गया है, अब सिर्फ ये बताया गया कि प्रॉफिट किस हिसाब से शेयर होगा, लॉस के बारे में नहीं बताया गया. लॉस की भी वही, क्या इसमें सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट नहीं हो जाएंगे? नहीं. कम से कम किसी एक पार्टनर को तो लॉस शेयर करना पड़ेगा ना. जी, अगर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो लिखी है, लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी, तो वो भी वही समझी जाएगी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. नुकसान होगा तो सबको होगा. शाबाश. 10. Where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice of his intention to dissolve the firm in writing to. अच्छा, ये डिपेंड करता है कि वो स्लीपिंग पार्टनर है या कि एक्टिव है. अगर एक्टिव पार्टनर है तो उसने सिर्फ बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस देना है, और स्लीपिंग पार्टनर है तो सॉरी, क्या गलती की ये भाई बताएंगे मैंने क्या गलती की. 1 मिनट है ये भाई जी. कौन सा पार्टनर के केस? स्लीपिंग पार्टनर के केस में सिर्फ रिजाइन करना तो सिर्फ बाकी पार्टनर्स को ही बताना, बाकी दुनिया को नहीं बताना. और किस केस में बताना है? मुश्किल सवाल का जवाब दे दिया और आसान रह गया. भाई एक्टिव पार्टनर है तो उसने एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी पब्लिक नोटिस देना है, पार्टनर्स को भी. और अगर स्लीपिंग पार्टनर है तो सिर्फ पार्टनर्स को नोटिस देना. पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होती है. ये लाइन जहां पे लिखी है मुझे दिखा दीजिए. I2B छोड़ I2E में भी लिखी हुई है ना, मुझे दिखा देनी है. ये लाइन कहीं नहीं लिखी होगी. ठीक है, चलिए दिखा दीजिएगा मुझे दिखा दीजिएगा. अब पाकिस्तान में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी, या लिखी हो तो कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरे. और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी बात कम से कम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं नहीं है. लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट होता है दुनिया में, LLP इसको बोलते हैं. ये USA में होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है. ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है. पाकिस्तान और इंडिया में और बांग्लादेश में, एशिया में एप्लीकेबल नहीं है. बहरहाल आगे चलते हैं. वेयर द पार्टनरशिप इज एट. अच्छा, तो बताइए इंटेंशन डिसॉल्व द इन राइट किसको देना है नोटिस? अब ये नहीं बताया कि पार्टनर कौन से वाला.
कौन से वाला, क्या एक्टिव पार्टनर है कि स्लीपिंग है? ऑप्शन बता, ऑप्शन सिर्फ पार्टनर ही की बता रहा है। टू एनी वन ऑफ द पार्टनर, तो इसका मतलब सिर्फ पार्टनर की हद तक ही जवाब देंगे जनरल पब्लिक का। क्या सारे पार्टनर को, 2 पार्टनर्स को, 3 पार्टनर्स को, ऑल अदर पार्टनर्स को। ठीक है, ये नोटिस तो देना ही देना, जनरल पब्लिक को भी नोटिस देना है, दे देना, चाहे रिक्वायर्ड ना भी हो। वो अगर वो डिपेंड करता है, अगर एक्टिव पार्टनर है तो फिर जनरल पब्लिक को भी नोटिस देना है, और अगर स्लीपिंग पार्टनर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं हंसता, कहाँ हंसता ये, कहाँ हंस रहा है, दिखाना, ये देख ले, मेरे से नाराज रहता है। क्वेश्चन 3, Behram employed Tehseen to sell his car to Asad for ₹500,000 and invest the proceeds in government bonds. Tehseen invested ₹400,000 in government bonds and ₹100,000 in a blue chip company. Blue chip company कहते हैं ऐसी कंपनी को जो स्टॉक एक्सचेंज में जिसके शेयर बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है, ब्लू चिप, यानी जिसके बारे में ये सारे जो स्टेक होल्डर जो होते हैं, इन्वेस्टर्स, उनका ख्याल होता है कि इस शेयर की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी। ठीक है, ये वॉल्यूम 2 है, कोई बात नहीं, 2 कर दे, इसको 2 कर दे कॉपी पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिंदगी में सबसे ज्यादा गलती क्या करता है भला? कॉपी पेस्ट, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की नहीं करता, कॉपी पेस्ट की गलती करता है। ठीक है, दोबारा लिखने के बजाय मैंने पीछे से कॉपी किया, चैप्टर नंबर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज करना भूल गया। आप भी ये गलतियां करेंगे, हाँ, इंशाल्लाह। चले, तहसीन इन्वेस्टेड 400 ब्लू चिप, एक्सपेक्टिंग ए हाई रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट, कॉन्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ? बहराम लॉस्ट ₹50,000 ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी जितनी मर्जी पावरफुल हो, बहरहाल नुकसान का खतरा तो रहता ही है। दुनिया की कोई बिजनेस, कोई कंपनी ऐसा नहीं है जिसमें नुकसान का खतरा ना हो, किसी में कम है, किसी में ज्यादा, लॉस का बस बहरहाल चांस। तो अपनी तरफ से उसने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी ब्लू चिप कंपनी में, लेकिन 50,000 का नुकसान हो गया बहराम। तो अब बताइए, बहराम तहसीन को शाबाश देगा? नहीं सर, क्या कहेगा? कहेगा भाई तेरे को मैंने कहा था सारे पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना, तूने 1 लाख रुपया इधर ब्लू चिप में मेरी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ क्यों लगाया? क्यों लगाया? विद रेफरेंस टू प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एट डिस्क्राइब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ तहसीन अंडर द सर्कमस्टेंसेस। लाइबिलिटीज क्या है तहसीन की? कि उसने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ काम किया है, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है। अथॉरिटी से एक्सीड करने की वजह से जितना प्रिंसिपल को नुकसान हुआ वो पे करेगा, जो कि इस केस में कितना है? देखें, जब क्वेश्चन में अमाउंट्स दी गई हो ना, तो हमारे सोल्यूशन में भी अमाउंट्स होनी चाहिए, ये बात मैंने बताया है ना। जब क्वेश्चन में डेट्स दी गई हो तो हमारे सोल्यूशन में भी डेट्स होनी चाहिए, ताकि स्पेसिफिक आंसर बन सके, जनरल नहीं। तो कितना लॉस तहसीन ने देना है? 50 था। क्या तहसीन का कोई राइट भी है? क्या तहसीन का कोई राइट नहीं है? उसने गाड़ी बेची जाके, उस निगोशिएशन की, उसका कोई राइट नहीं तहसीन का। वो जो उसने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे जाके लाइन में लग के, उसका कोई राइट नहीं है। वो जो उसने ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, अच्छा उसका नहीं, उसका नहीं है, ठीक है। ब्लू चिप का राइट नहीं है। क्यों नहीं है ब्लू चिप का राइट? क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। तो क्या बाकी दोनों एक्शंस में राइट है? गाड़ी सेल करने के भी राइट है कोई? क्या राइट है? सर्विस लेगा, चार्जेस जितनी भी रिम्यूनरेशन बनती है, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के चार्जेस लेगा जितनी भी सर्विस, क्योंकि ये अथॉरिटी के मुताबिक थे। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी के एजेंट हैं, हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसका भला नहीं सोचना। उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, भला सिर्फ उस वक्त सोचना है जब कोई तबाही आ रही होगी, इमरजेंसी आ रही होगी।
आम हालात में ज्यादा फायदा नहीं सोचना उसका कि इधर कम फायदा है इधर ज्यादा फायदा है, उसने प्रिंसिपल ने कम फायदे की तरफ कहा, चलो मैं ज्यादा फायदे की तरफ। अच्छा, ये दोनों जो लाइबिलिटीज होंगी ना इसकी, इसके साथ आप लिख सकते हैं इफ बहराम, क्या कहना चाहता हूं मैं, ये आपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताए और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लाइबिलिटीज बताने के बाद नीचे या स्टार्ट में एक लाइन लिख सकते हैं। वो लाइन, एक मिनट है, इफ बहराम, भाईजान ने कहा इफ बहराम गेट्स मोर प्रॉफिट देन ही विल नॉट बी लायबल ब्लू चिप पे। भाई इफ क्यों, जब कह चुका है ब्लू चिप पे नुकसान हो चुका है तो इफ प्रॉफिट होता है तो वो लायबल नहीं होगा, ये कहने की क्या जरूरत है? केस माइनर वाला केस डाल दे कि इफ बहराम इज माइनर तो वो नॉट लायबल है। क्वेश्चन में उसने कोई इंफॉर्मेशन दी है बहराम है, बस कर दे भाई। और कोई स्टूडेंट? शाबाश, इफ बहराम रेटिव, पहले इनकी आवाज आई थी, बाद पहले कौन बोला था? पहले मैं बोला था। ये बोला था, इसकी तो मुझे आवाज, इनकी आवाज, इन बहन जी की आवाज आई है, ये भाई की आवाज आई है, बाकी किसी की तो मुझे आवाज ही नहीं आई। खुदा का होकर इसकी आवाज तो पूरे लेक्चर में नहीं निकलती। अगले सवाल पे प्रायोरिटी राइट पहले इन दो स्टूडेंट्स को मिलेगा, ठीक है? फिर इसके बाद इसको किसने, तीसरे रेटिफाई। अच्छा, रेटिफाई का मतलब क्या है? रेटिफाई का कंसेप्ट बारे समझ। पहले कंसेप्ट कि अगर जो बहराम, अगर जो एजेंट है, एजेंट अब नाम मिक्स हो रहे हैं, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ एक्शन लिया, एक्ट किया और उस पर प्रिंसिपल को नुकसान हुआ, एजेंट लायबल है, ठीक है? लेकिन दो केसेस में एजेंट लायबल नहीं होता, एक जब वो माइनर हो और दूसरा प्रिंसिपल इसको रेटिफाई कर दे। इस क्वेश्चन में माइनर का तो जिक्र उसने कुछ नहीं किया, लेकिन रेटिफाई आप लिख सकते हैं इफ, कि अगर पहली लाइन आपके क्वेश्चन की ये हो सकती है लाइबिलिटी में कि इफ बहराम रेटिफाइज एक्ट ऑफ तहसीन देन देयर विल बी नो लाइबिलिटी ऑफ तहसीन। फिर इफ इमरजेंसी नहीं है, क्वेश्चन में किधर है? इसको तो क्या टाइम जाया करता है ये? मैंने तेरे को पैसे नहीं देने, जितना मर्जी चीख ले। क्वेश्चन 5, ए पॉइंटेड बी हु इज माइनर। अच्छा, इंग्लिश का थोड़ा सा मसला, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। ए हु इज माइनर किसको कह रहा है? ए को कह रहा है कि बी को? अच्छा, बी को कह रहा है, यानी बी के साथ कोमा, ये एक्सप्लेन हो रहा है। अच्छा ठीक है, ए ने बी को पॉइंट किया जो कि बी यानी माइनर है, एज हिज एजेंट एंड गेव हिम ए कंप्यूटर वर्थ ₹50,000 एंड आस्क्ड हिम नॉट सेल इट फॉर लेस देन 55,000। उसने कहा इसको 55,000 से कम का नहीं बेचना था, 50 का। बी सोल्ड द कंप्यूटर टू सी फॉर ₹40,000। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए इसे नुकसान कितने का हुआ? 10,000 का कि 15 का? 15,000 का। शाबाश, खरीदा चाहे जितने का मर्जी, उसकी मार्केट वैल्यू तो 55,000 की था, 55,000। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ए क्लेम दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंडिंग बिकॉज बी इज ए माइनर। ए ने कहा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है ही नहीं क्योंकि बी माइनर। अगर तो बी ने खुद का कॉन्ट्रैक्ट किया होता ना, यानी एजेंट के तौर पे नहीं, खुद का कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम ये कह सकते थे कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अगेंस्ट माइनर, और ये माइनर पे बाइंडिंग नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट माइनर पे बाइंडिंग नहीं है। लेकिन यहां पे क्या सिचुएशन है कि माइनर अपने लिए नहीं किसी और के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है।
यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द वेदर माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। क्या माइनर एजेंट अपॉइंट हो सकता है? यस हो सकता। प्रिंसिपल नहीं हो सकता, लीगली प्रिंसिपल नहीं हो सकता, लेकिन एजेंट हो सकता है, एजेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके एक्ट्स के लिए अगर माइनर को एजेंट अपॉइंट किया जाता है तो उसके एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल, इवन नेग्लिजेंस के केस में भी प्रिंसिपल लायबल। अगर अथॉरिटी से एक्सीड करता है फिर भी प्रिंसिपल लायबल। ब्रीफली कमेंट ऑन द क्लेम ऑफ ए। क्या ए का क्लेम ठीक है? नहीं, ए लायबल है। क्यों? क्योंकि माइनर प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट कर रहा था। वेदर ए कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम बी फॉर हिज मिसकंडक्ट। नहीं, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो माइनर है और माइनर से मिसकंडक्ट के केस में भी क्लेम नहीं किया जा सकता। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगर सी को पता होता कि माइनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है थर्ड पार्टी को, स्टिल माइनर नॉट लायबल होता, क्योंकि माइनर तो किसी सूरत में लायबल नहीं है। प्रिंसिपल होता लायबल? हाँ, प्रिंसिपल लायबल होता। अगर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा हो, देखिए अगर थर्ड पार्टी को पता भी है ना कि ये माइनर एजेंट, लेकिन इसे फर्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है और प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर थर्ड पार्टी को पता भी होता ना कि ये माइनर है, उसके बावजूद भी ये प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग होता। जी और की क्वेश्चन? इसका फोर्थ, अच्छा असाइनमेंट आएगी ना, जब असाइनमेंट में मैं इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बारी बारी, तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, कल हमने ये डिसाइड किया कि आपका टेस्ट 5 डिस्कस होगा। आपने घर से टेस्ट 5 पढ़ के आना है, बेहतर ये है, और कोशिश करें कॉपी उसके साथ ले आए, कम से कम सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। क्लास में आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, वो एक दफ़ा हमने शेयर कर दिया, दोबारा शेयर नहीं होगी। ठीक है, तो कल साथ लेके आएगा। अब इस वीक में चूंकि आपका टर्म टेस्ट है, तो एक तो थोड़ा सा लेक्चर हमने थोड़ा हल्का कर दिए हैं। आपने फील किया ही होगा कि हमने, हालांकि एक कंसेप्ट पढ़ाया जा सकता था, लेकिन मैंने हल्का। और दूसरा, हमारी जो कुछ टेस्ट हैं उनकी डिस्कशन आपके साथ इस वीक में की जाएगी। 2 टेस्ट हमारे पेंडिंग है, एक टेस्ट 5 और टेस्ट 6, यही 2 पेंडिंग है ना। हाँ, कल हम टेस्ट 5 की डिस्कशन करेंगे और नया कंसेप्ट भी होगा कल। ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन नया कंसेप्ट ऐड जरूर करवाना है कल, ताकि हम नए कंसेप्ट साथ साथ सीखते जाएं, कंसेप्ट लर्निंग में ब्रेक ना लगे। फिर इसी वीकेंड तक हम अपना टेस्ट 6 भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? चलिए, आज आप जरा नोट कर लें। नहीं, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।